हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें मेरा टॉपिक है लुक ईस्ट पॉलिसी। ये फर्स्ट लेक्चर है मेरा और मैं डेली इस पर एक एक लेक्चर लूँगा, जिसमें मैं इंटरनेशनल रिलेशंस कवर कराऊंगा, जिसमें हम आगे चलते हुए इंडिया के कई सारे पर्सपेक्टिव देखेंगे। मतलब कि इंडिया के कई सारे रिलेशंस उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में, आसपास के देश के साथ में, उसके अलावा मल्टीलैटरलिज़म भी हम मल्टीलैटरल कंट्रीज़, मल्टीलैटरल रिलेशंस भी देखेंगे। तो ये दोनों ही व्यूवर्स के लिए, हिंदी और इंग्लिश व्यूवर्स के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसमें आपके कमेंट्स दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये वीडियो जो कि मैंने पीपीटी के थ्रू पूरा नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी इसमें मैं आपको की पॉइंट्स बताते रहूँगा। अगर आपको पीपीटी में वीडियो चाहिए है तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो अब हम आगे चलते हैं। ये है इंडिया का वर्ल्ड मैप है ये, और इसमें इंडिया हमारी ये कंट्री है यहाँ, और ये पूरा हमारा जो है एशियन नेशंस हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जहाँ पे हम अगर इसको हम बड़े में देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम, और यहाँ पे हम देखते हैं ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी। यहाँ पे लुक ईस्ट पॉलिसी हम देखेंगे, जैसे कि आसियान मेंबर्स में ये कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशियन मेंबर्स जो हैं ये हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी के अंदर आते हैं। जैसे कि म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, ब्रुनेई दारुसलाम हो गया। तो ये टोटल 10 मेंबर्स हैं जो कि आसियान कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके फ्रेंड्स, एसोसिएशन है इन सबका, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये इट इज़ सिचुएटेड इन द एशिया पैसिफिक रीजन, डेडिकेटेड टू द पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन। और इंडिया एंड आसियान शेयर्ड स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिलेशंस, जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया के आसियान के साथ जो है कि हिस्टोरिकल, कल्चरल, मतलब ऐतिहासिक, कल्चरल और भौगोलिक, ये सारे जो हैं इससे हमारी काफ़ी निकटता है। इन सभी नेशंस के साथ में इंडिया की काफ़ी मजबूत रिलेशन भी हैं, लेकिन फिर भी स्मूथ जो है वो रिलेशंस नहीं हैं इंडिया और आसियान के, और ये कारण कुछ ऐसा भी है कि इनमें कुछ आइडियोलॉजिकल रीजंस भी हैं और कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जिसमें से पहला फैक्टर्स ये है कि किस कारण से जो है रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। तो वो पहला कारण ये है कि इंडिया चाहता है कि ब्लॉक पॉलिटिक्स से जो है वो फ्री हो साउथ एशिया, क्योंकि इंडिया को ऐसा नेशन एक पसंद है जिनसे वो रिलेशन रखना चाहता है, वहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं हो, ब्लॉक पॉलिटिक्स ना हो, वो ये चाहता है इंडिया। सो ब्लॉक पॉलिटिक्स से फ्री। नाउ सेकंड इज़ दी, और इसके लिए अगर मैं एग्जाम्पल लें तो एज अ रिज़ल्ट इंडिया शोड इट्स डिस्प्लेजर टू इंडोनेशिया इंक्लिनेशन टूवर्ड्स चाइना इन बैंडोंग कॉन्फ्रेंस। तो देखा कि जा सकता है कि चाइना तक की तरफ जो है इंडोनेशिया का काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइनेशन होना इंडिया को पसंद नहीं आया, जिसके कारण इंडिया ने उसको शो करा डिस्प्लेजर। सो सेकेंड इज़, हम ये देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी 1962, इन द ईयर 1962 इंडिया चाइना वॉर टुक प्लेस, इंडिया वाज डिफीटेड, इट वाज लॉस ऑफ प्रेस्टीज फॉर इंडिया। इंडिया की काफ़ी जो है इज़्ज़त भी यह देख सकते हैं कि काफ़ी सम्मान को खोना पड़ा इंडिया को, जिसके कारण जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड हो गए, चाइना की तरफ इंक्लाइंड हो गए। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंक्लाइन टू चाइना। सो देख सकते हैं हम कि इस कारण से जो है इंडिया काफ़ी और आसियान के बीच में जो है रिलेशंस अच्छे नहीं होने का कारण है ये। 1971 में भी हम एक बार देख सकते हैं कि जो वॉर हुई थी, जो कि हमने इंडिपेंडेंस कहा जाता है, जो कि
बांग्लादेश है, उसके लिए हमने वॉर करी थी। और उस वॉर के लिए पाकिस्तान से हमने जो है सोवियत यूनियन से मदद ली, और इस मदद के कारण जो है हमने सोवियत यूनियन से इंडिया और सोवियत यूनियन का जो है इंडो सोवियत, इनके जो है रिलेशंस के लिए जो है वो फ्रेंडशिप और पीस ट्रीटी साइन करी गई, जिसके तहत साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को ये लगने लग गया कि अब वे सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि इंडिया का जो है एक पावरफुल फ्रेंड बन चुका था सोवियत यूनियन, जिसमें पहले कई सारी कंट्रीज़ आती थी, लेकिन विघटन के बाद अब उसे रशिया कहा जाता है। तो ये एक एप्रीहेंसिव हो गया था इन कंट्रीज़ के लिए और टुवर्ड्स इंडिया के, जो है अब इंडिया का एक पावरफुल नेशन जो है वो फ्रेंड है, या कई सारे पावरफुल नेशंस बोल सकते हैं, क्योंकि सोवियत यूनियन में कई सारे नेशंस आते थे पहले। सो ये एक कारण है जिसके कारण इंडिया और आसियान के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। अगला और तीसरा कारण मेरा ये है कि जो कि मैंने शायद आपको तीसरा बताया है, नॉट एक्सेसिव फोर्थ है, तो ये है कि 1990 में जब सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेटेड हो गया, जब विघटन हो गया उसका, तो जो प्रोटेक्टिव कवर था, इंडिया ने अपना प्रोटेक्टिव कवर खो दिया, और जिसके चलते अब इंडिया और जो है आसियान के जो है रिलेशन अच्छे हुए। तो अब इंडिया ने सोचा कि जब इंडिया को काफ़ी बड़ा झटका लगा, क्योंकि इसका प्रोटेक्टिव कवर लेस हो गया, प्रोटेक्टिव कवर लेस होने के कारण इंडिया ने अब सोचा कि क्यों ना मूव ऑन करा जाए साउथ ईस्ट एशिया नेशंस की तरफ। तब इंडिया ने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के ऊपर वर्क करना शुरू करा, और इस लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत उनका फर्स्ट पॉइंट ये था कि एक जो है ये कहा जा सकता है कि अब इंडिया भी ये चाहता था कि उसकी जो है काफ़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो पहले इंडिया ने चालू नहीं करा था, जो कि 1990 के बाद चालू हुआ, सोवियत यूनियन के विघटन के बाद। तो अब इंडिया ने अपना मार्केट ढूंढना शुरू करा, जिसमें इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान कंट्रीज़ को चुना, जहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने अपने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, हम पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इसके तहत जो है इंडिया ने ये लिया डिसीज़न कि कुछ अच्छे रिलेशंस बनाए जाएं। सेकंड हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक काम और हो रहा है कि पहले हम देख सकते हैं कि अभी जैसा कि मैंने कहा कि चाइना की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे थे आसियान नेशंस। तो अब ये जो है उनका जो है इंक्लाइनेशन को कम करने के लिए और काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना क्या करा, इंडिया ने इनसे अच्छे रिलेशंस रखना चालू करें, काउंटर चाइना। ठीक है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट इज़ थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि अब इंडिया के पास भी अब कह सकते हैं कि इन कंट्रीज़ में जो कि कंट्रीज़ थी काफ़ी ज़्यादा स्किल पावर था, तो जिसके कारण जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूथ पावर था, जिसका यूटिलाइज जो है वो करा जा सकता था साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। तो अब इंडिया का जो मेन पावर है उसके लिए भी इंडिया को जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी आसियान की नेशंस की, जहाँ पे इंडिया अपना जो है उन लोगों को रख कर उनसे, जैसे कि आज रेमिटेंस हम बोलते हैं, रेमिटेंस, वो वहाँ से निकाल सके, और इन पॉपुलेशन को, जो यंग पॉपुलेशन थी, उनसे जो है वहाँ का वर्क करा कर वहाँ उस कंट्री में एज ए माइग्रेंट लेबरर की तरीके से भेजा जा सके। तो इसके लिए इंडिया का गुड रिलेशन होना आसियान के साथ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अब नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कि फ्रेंड्स, ओके, सो वेट अ सेकेंड फ्रेंड्स। सो नाउ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट ये है कि
अब इंडिया ने जो है अपना बिजनेस इंटरेस्ट और सप्लाई फॉरेन लेबरर्स टू मिडिल ईस्ट की तरफ, जो कंट्री की तरफ भेज रखा था, जो भी लेबर्स जो फॉरेन लेबर्स बना के भेजे हुए थे जो कि मिडिल ईस्ट में कहा जा सकता है, तो वहाँ से अब इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज होना चालू हो गया था ईस्ट से तो साउथ ईस्ट की तरफ इंडिया ने, क्योंकि यहाँ पे जो है वो टेररिज्म फैक्टर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा था, जिसके तहत इंडिया ने अब ये सोचा कि साउथ ईस्ट एशिया की तरफ मूव ऑन करा जाए। ओके फ्रेंड्स, हाँ साउथ ईस्ट एशिया सॉरी। सो अब इंडिया नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फिफ्थ ये भी एक कारण है जिसकी तरफ अब इंडिया जिसके तहत अब इंडिया ने यहाँ पे ध्यान देना चालू करा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी कड़ी में यह आ सकता है कि हम देख सकते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी हैव इवॉल्व इन 3 डिफरेंट फेजेस, 3 अलग अलग फेजेस में इवॉल्व हुई हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी। पहला था कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो इकोनॉमिक रिलेशन थे उसको एक्सटेंसिव करना, उसको कल्टीवेट करना, टू कल्टीवेट एक्सटेंसिव इकोनॉमिक रिलेशंस विद द कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। सेकंड ये है कि ओपनिंग ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक रिलेशन विद द कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो जो इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होते हैं, जो कि ये वाले स्टेट्स आप देख सकते हैं यहाँ, ये वाले जो स्टेट्स होते थे इनको यहाँ पे भेजना, यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं जैसा कि ये वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं, इन कंट्रीज़ में यहाँ से इंडिया को के जो लोग हैं उनको भेजना आसानी से। तो इंडिया ने यहाँ पर जो है इंक्रीज़ यहाँ से जो है इकोनॉमिक रिलेशंस बनाए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के थ्रू, जो है इकोनॉमिक रिलेशंस को इंक्रीज़ करा। और नेक्स्ट तो हम ये देख सकते हैं कि थर्ड, जहाँ पे हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, मतलब लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, वहाँ अब हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी वर्क करने लग गई। पहले हमने कुछ नहीं करा जब तक वॉर हुए, जब तक हमने ये देखा, जब तक जैसे ही 1990 का एरा क्रॉस हुआ, अब हमें लगने लगा कि अब हम एक कंट्री के ऊपर, जो कि सोवियत यूनियन जैसी कंट्री थी, जो कि काफ़ी अच्छा नेशन था, लेकिन उसका डिसइंटीग्रेशन होने से हमें ये डर था कि अब हम आगे भी हमारे साथ में फिर 1990 के बाद जो LPG रिफॉर्म्स आए उसमें हमें कंट्रीज़ चाहिए थी, मार्केट चाहिए था जिससे हम अपना गुड्स एक्सपोर्ट कर सकें। तो अब हमने ईस्ट एशिया नेशंस चुने, साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, जिसमें कि हमने एक्ट करना चालू करा। अब तो हम अब एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेके आए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये हम कह सकते हैं कि ये आइडियोलॉजी की तरफ, आइडियल से एक रियलिज़म की तरफ बढ़ना था, आइडियलिज़म से एक रियलिज़म की तरफ हमारा बढ़ना हुआ। और ये कब हुआ? 1990 के बाद से, ये हम यहाँ बता सकते हैं। इट ऑल्सो इम्प्लाइज इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू इंश्योर बेटर कनेक्टिविटी विथ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसे हम देखा भी जा सकता है कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारी वर्क करना चालू करी थी, जब से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चालू करा था, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमने कहाँ चालू करा डेवलप करना, तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जिससे कि हमें काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिल सके साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। मैं अब आपके साथ फिर मिलूँगा अगले लेक्चर में आपको। तो फ्रेंड्स, ये जो था वो मैंने आपको ऐसे ही पेजेस पे समझाया हुआ है, तो प्लीज़ आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको PPT के फॉर्म में आपको कीवर्ड्स दूँ, मैं एक अच्छे से PPT तैयार करके उसमें आपको प्रोवाइड कराऊं, या फिर ऐसे में आप खुद से नोट्स बना सकते हैं। अगर कराऊं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़ अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करें। मैं रोज़ आपको मिलूँगा, कल से मैं आपको रोज़ 4 बजे मिला करूँगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।